वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एक आयरिश पोइट यानी विलियम बटलर येट्स की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है द टावर यानी एक सतून। ये पोइम विलियम बटलर येट्स की बुक द टावर में सेकंड पोइम के तौर पर 1928 में पब्लिश हुई। इस पोइम में वो अपनी ओल्ड एज के बारे में बयान करता है और अपने जो हमसाए हैं उनकी फजूल हरकतों पर बहुत ज़्यादा गौर करता है और एंग्लो आयरिश लोग जो हैं उनको फेथ और प्राइड ऑफ़र करता है। इस पोइम का अगर हम टाइटल देखें तो इससे मुराद बैलीली कैसल है जो कि नॉर्मन टावर है जिसे विलियम बटलर येट्स ने 1917 में ख़रीदा और इसे रीस्टोर किया और ये अपनी फैमिली के साथ 1928 तक यानी 11 साल तक वहाँ रहा। टावर प्राइड यानी तकब्बुर और विजडम यानी अक्लमंदी का एक सिंबल है। विलियम बटलर येट्स की बुक यानी टावर 1928 में पब्लिश हुई जिसमें इसकी काफ़ी सारी फेमस पोइम्स शामिल हैं जैसा कि सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड स्वैन और अमंग स्कूल चिल्ड्रन। इन तमाम पॉइंट्स को हम ऑलरेडी इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पॉइंट में पॉइंट यही कहना चाहता है कि उसकी बॉडी तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है लेकिन उसकी स्पिरिट, उसकी रूह अभी तक जवान है। ये पॉइंट टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। फर्स्ट सेक्शन की 17 लाइंस हैं, इसमें एक ही स्टेंजा है और सेकंड सेक्शन सबसे लंबा सेक्शन है जिसमें 13 स्टेंजाज हैं और तमाम स्टेंजाज ऑक्टेव है। ऑक्टेव से मुराद 8 लाइनों वाला स्टेंजा है तो 13 ऑक्टेव्स होने की वजह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 104। इसके अलावा इसका थर्ड स्टेंजा 75 लाइंस पर कंसिस्टेड है जिसमें टोटल 4 स्टेंजाज हैं और चारों की लेंथ डिफरेंट है। यानी फर्स्ट स्टेंजा 45 लाइंस पर कंसिस्टेड है, सेकंड स्टेंजा 7 लाइंस पर कंसिस्टेड है, थर्ड 8 लाइंस पर और फोर्थ 15 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इसके थर्ड सेक्शन की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 75। यानी फर्स्ट सेक्शन में 17 लाइंस हैं, सेकंड में 104 और थर्ड में 75 लाइंस हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 196। आज के लेक्चर में हम इसके फर्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पार्ट कहता है व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, विद दिस एब्सर्डिटी, इस नकम्मेपन से, इस फजूल ज़िंदगी का मैं क्या करूं। यानी अपनी ओल्ड एज में जब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार और फजूल हो गई है तो इस फजूलियत का, इस नामाकूलियत का, इस फजूल ज़िंदगी का मैं क्या करूं। ओ हार्ट, ए दिल, ओ ट्रबल्ड हार्ट, ए तकलीफ़ में, दुखों में मुब्तला दिल। अब दुख उसे किस चीज़ का है कि उस पर बुढ़ापा आता जा रहा है। इस तकलीफ़ दे दिल का क्या करूं। दिस कैरिकेचर, ये एक नकली तस्वीर है, बिगड़ी हुई तस्वीर है। यानी जब मैं जवान था तो वो मेरी असल ज़िंदगी की तस्वीर थी, अब बुढ़ापा आ गया है तो ये उसी जवानी की एक नकली तस्वीर है, एक फ़र्जी सी तस्वीर है। डिक्रीप्ड एज, ये जो नकारा, शिकस्ता और फजूल किस्म की ज़िंदगी है, दैट हैज़ बीन टाइड टू मी, ये मेरे साथ बांध दी गई है। यानी बुढ़ापा मेरे साथ ज़बरदस्ती बांध दिया गया है, मुझे दे दिया गया है। एज़ टू आ डॉग्स टेल, जैसे किसी चीज़ को कुत्ते की दुम के साथ बांध दिया जाए, इसी तरीके से मेरे साथ भी ये बुढ़ापा बांध दिया गया है, मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दे दिया गया है। नेवर हैड आई मोर एक्साइटेड, मैं इससे पहले कभी भी ज़्यादा जज्बाती नहीं रहा। पैशनेट यानी जज्बाती नहीं रहा। फनेटिकल इमेजिनेशन, और बेअसूल किस्म की तसव्वुरात मैंने कभी नहीं किए। नॉर एन ईयर एंड आई, और ना ही कभी मैंने इस बात को सुना था और ना ही कभी आँखों से देखा था। दैट मोर एक्सपेक्टेड द इम्पॉसिबल, यानी जो चीज़ें बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, नामुमकिन दिखाई देती थी, उनके बारे में ना तो मैंने कभी सुना था और ना ही उनको देखा था। नो, नहीं, नॉट इन बॉयहुड, अपनी जवानी के अयाम में भी। व्हेन विद रोड एंड फ्लाई, जब मैं मछलियाँ पकड़ने वाली छड़ी लेकर जाया करता था। और द हम्बलर वर्म, आई क्लाइम्ड बेन बर्बर्स बैक,
और मैं वहाँ पर चारे के तौर पर कीड़े लेके जाया करता था ताकि मैं मछलियाँ पकड़ूं। और मैं बेन बलबन जो कि एक पहाड़ी है वहाँ पर चढ़ जाया करता था। एंड हैड द लिव लॉन्ग समर डे टू स्पेंड, और मौसम गर्मा के लंबे दिन वही गुजारा करता था। इट सीम्स, यूँ महसूस होता है, दैट आई मस्ट बिड द म्यूज़ गो बैक, कि अब मुझे चाहिए कि मैं म्यूज़ जो कि शायरी की देवी है उसे पीछे फेंक दूँ, उसे पैक करके कहीं रख दूँ, यानी अब शायरी के अमल को छोड़ दूँ। चूज़ प्लेटो एंड प्लोटिनस फॉर आ फ्रेंड, और प्लेटो और प्लोटिनस को अपना दोस्त बना लूँ, यानी मैं शायरी को पीछे छोड़ दूँ और ये जो फ़िलोसोफ़र्स हैं इनकी फ़िलोसफी से अपनी दोस्ती कर लूँ, इनके फ़लसफ़े को समझूँ, क्योंकि अब मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुका हूँ। अनटिल इमेजिनेशन, हत्ता कि जो मेरी इमेजिनेशन है, मेरे जो तसव्वुरात हैं, ईयर एंड आई, वो मेरे कानों को यानी मेरी समात को और मेरे देखने के हिस्स को, मेरी बसारत को कैन बी कंटेंट, मुतमईन कर दें, विद आर्गूमेंट, दलाइल के साथ, एंड डील इन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, और मैं मजरद चीज़ों को जो कि बिल्कुल ठोस और कती चीज़ें हैं, वाज़े क्लियर चीज़ें हैं, उनसे मैं मुतमईन हो जाऊं, उनको देखना शुरू कर दूं। इससे मेरे सुनने की हिस्स और देखने की हिस्स यानी मेरी साइट और मेरी हेयरिंग दोनों चीज़ें इन्फ्लुएंस होंगी। और बी डिराइडेड, अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बाय अ सॉर्ट ऑफ बैटर्ड कैटल, एक ऐसी केतली की तरह जो कि ज़रबे लगी हों, जिसको मुकम्मल तौर पर तोड़ फोड़ कर फेंक दिया हो, एट द हील, और वो मेरे पैरों के नीचे मौजूद हो, यानी ऐसी चीज़ें जो कि टूट फूट कर लोगों के पैरों के नीचे आए, लोगों की ठोकरों का शिकार बने। तो मैं भी सिर्फ़ अगर शायरी ही करता रह गया तो मेरा हाल भी बुढ़ापे में उसी टूटे फूटे बर्तन की तरह होगा, टूटी फूटी केतली की तरह होगा, जिसको ठोकरें लोग मारते हैं। तो इसलिए मुझे चाहिए कि अब मैं शायरी को छोड़ूं और बड़े बड़े फ़िलोसोफ़र्स को पढ़ना शुरू कर दूं। यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इस पोइम की लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले तो ये सेक्शन फ्री वर्स है, यानी इसमें ना तो मीटर है और ना ही प्रॉपर तरीके से कोई राइम स्कीम यूज़ की गई है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को एड्रेस करे या मुखातब करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो अपने हार्ट यानी दिल को एड्रेस करता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना, जैसा कि लाइन नंबर 2 और 3 में वो अपनी ओल्ड एज के बारे में कहता है कि इसे मेरे साथ ज़बरदस्ती मसल्लत कर दिया गया है, यानी ओल्ड एज को पर्सोनीफाई करता है। कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप कहते हैं, जबकि इसके ब्रैक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इसे एंजमेंट कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 एक रन ऑन लाइन है, यानी इस पर एंजमेंट को यूज़ किया गया है। पॉइंट कहता है डिक्रीप्ट एज दैट हैज़ बीन टाइड टू मी, यानी ये बुढ़ापा मेरे साथ बांध दिया गया है। अब कैसे बांधा गया है वो लाइन नंबर 4 में बयान करता है, एज टू अ डॉग्स टेल। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में अगर हम देखें तो वो डिक्रीप्ट एज का वर्ड एक मेटाफर है जो कि वो अपनी ओल्ड एज के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और लाइन नंबर 4 में डॉग्स टेल भी एक मेटाफर है जिसका मतलब है किसी अजियत में मुब्तला कर देना, बगैर किसी की ख्वाहिश के ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत कर देना। उसके बाद लाइन नंबर 17 में बैटर्ड केटल जो है वो एक फजूल और नकारा चीज़ का मेटाफर है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पर कंपैरिजन करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में वो अपने बुढ़ापे के आने को डॉग्स टेल के साथ किसी चीज़ के बांध देने को कंपेयर करता है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में उसने हार्ट का वर्ड रिपीट किया है। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है कोई रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो बेन बलबन के पहाड़ी का एलुजन यूज़ करता है। उसके बाद लाइन नंबर 12 में म्यूज़ का और लाइन नंबर 13 में प्लेटो और प्लोटिनस का एलुजन यूज़ करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कायूरा। इसका मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में
पॉज या ब्रेक ले यानी वक्फा ले तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 14 में अनटिल इमेजिनेशन के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में विद दिस, लाइन नंबर 15 में कंटेंट आर्ग्यूमेंट, लाइन नंबर 17 में बैटर्ड केटल। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इसका मतलब है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर तो पोइट को मालूम हो लेकिन उस पर स्ट्रेस देने के लिए यानी ज़ोर देने के लिए ये क्वेश्चन रीडर के सामने रखा जाता है, जैसा कि लाइन नंबर 3 और 4 में वो कहता है डिक्रीप्ड एज दैट हैज़ बीन टाइड टू मी एज टू अ डॉग्स टेल। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वॉट विद, ये दोनों W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 10 में बैन बल्बन्स बैक, लाइन नंबर 11 में समर स्पेंड, लाइन नंबर 12 में मस्ट म्यूज, लाइन नंबर 13 में प्लाटो प्लॉटिनस, लाइन नंबर 15 में कैन कंटेंट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 3 में डिक्रीप्ड दैट, इन दोनों में टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। लाइन नंबर 3 में बॉयहुड रॉड, लाइन नंबर 12 में इट दैट मस्ट, लाइन नंबर 15 में कंटेंट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में मुख्तलिफ वावल लेटर्स का इस्तेमाल करना, जैसा कि लाइन नंबर 1 में विद दिस, इन दोनों में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 9 में नो नॉट रोड, लाइन नंबर 12 में दैट पैक, लाइन नंबर 15 में कंटेंट आर्गूमेंट और लाइन नंबर 17 में बैटर्ड केटल। इसके अलावा पोइट ने इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि डॉग्स टेल, ईयर एंड आई रोड, बैटर्ड केटल। इसके अलावा पोइट ने हाइपरबोली का भी इस्तेमाल किया है, अपने बढ़ापे को उसने बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया है। उसके बाद अगर हम इसके थीम को देखें तो इसमें एजिंग और डिक्लाइन का थीम मिलता है, यानी बुढ़ापे के साथ किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में डिक्लाइन आ जाता है, ज़वाल आ जाता है। इसके अलावा लॉस्ट इमेजिनेशन का थीम मिलता है कि किस तरह से इंसान की इमेजिनेशन भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा नॉस्टैल्जिया फॉर यूथ का थीम मिलता है कि बुढ़ापे में इंसान किस तरह से अपनी जवानी को मिस करता है। इसके अलावा स्ट्रगल बिटवीन इमेजिनेशन एंड रैशनैलिटी का थीम मिलता है कि एक इमेजिनेशन और हकीकत में कितना फ़र्क है। फिर उसके बाद एक पोइट का डायलेमा भी मिलता है कि पोइट दर हकीकत तो पोइट्री करना चाहता है लेकिन उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो पोइट्री को छोड़कर फ़िलासफ़ी की तरफ रुजू करे। यहाँ पर इस पोइम का फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पोइम के सेकंड पार्ट को या सेकंड सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को और विलियम बटलर येट्स की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम बटलर येट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।